सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन फिनलैंड के बारे में। ये कहानी है एक षड्यंत्र की कि कैसे कुछ लोगों ने राष्ट्रपति को बंधक बनाया और अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश की। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक गाड़ी को देखते हैं और इस गाड़ी में अभी दो एजेंट्स बैठे हुए हैं जिनका नाम है मैक्स और सिल्विया। और अभी इन्हें एक आतंकवादी की जानकारी मिली है जिसने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं और ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस इलीगल है, इसीलिए इन्हें कैसे भी उस आतंकवादी के कंप्यूटर तक पहुंचना है। इसीलिए वो सीधा हेडक्वार्टर से कांटेक्ट में है और ये लोग निकल चुके हैं उस आदमी के घर पे जाने के लिए और जल्दी ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और मैक्स को उस आतंकवादी का लैपटॉप भी मिल जाता है, इसीलिए वो उसे निकालने लगता है। तभी यहाँ पर ये लोग एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। फिर मैक्स उसे शांत रहने के लिए कहता है और सिल्विया भी उससे बात करती है और कहती है कि अगर तुम चुपचाप शांत बैठी रही तब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए तुम जहाँ हो वहीं पर रहो। तभी सिल्विया किसी को आती हुई देखती है और वो उस पर गोली चला देती है। तब उसे पता लगता है कि ये सिर्फ एक टीनेजर बच्चा था। तब वो शॉक में चली जाती है, लेकिन इस गोली की आवाज सुनने के बाद अब बहुत सारे आतंकवादी अंदर आ जाते हैं और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इसीलिए लोग छत पे जाते हैं और छत से फिर नीचे आकर के भागने लगते हैं और अब ये सारी बातें इनके हेडक्वार्टर में पहुंच जाती हैं और यहीं पर हम इनके चीफ को देखते हैं जिसका नाम है मरी। फिर मरी यहाँ पे मैक्स से पूछती है कि क्या उसे लैपटॉप मिला, तो मैक्स कहता है कि नहीं। तो वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जैसे ही ये दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं मरी सबकी क्लास लगाने लगती है और वो सिल्विया को कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या किया है, तुमने एक मासूम बच्चे को गोली मार दी है, इसीलिए तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम पे कैसी कार्यवाही हो सकती है। तब इन बातों को सुनने के बाद मैक्स कहता है कि मुझे उसका लैपटॉप मिल गया था और उसके साथ साथ मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और लैपटॉप से मुझे पता लगा है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था और उसके साथ साथ उसने बहुत सारे कैंपेन्स भी चला रखे हैं जिससे वो पैसों की हेरा फेरी करता है। तब मरी कहती है कि अभी इस जानकारी का हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने रिपोर्ट लिखवा दी है कि उसके बेटे को मारा गया है, इसीलिए हमें पहले उसे संभालना है, उसके बाद ही हम उसे गिरफ्तार कर पाएंगे। और इतना कहने के बाद वो मैक्स को कहती है कि अब तुम्हें फिनलैंड ट्रांसफर किया जा रहा है और उसके साथ साथ हम सिल्विया को सस्पेंड कर रहे हैं। तभी हमारे सामने फिनलैंड का दृश्य आता है और यहाँ पर भी हम एक अंडर कवर एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है वासा। और वासा अपने पिता से अभी मिलने आया हुआ है जेल में। उसके पिता भी कभी मिलिट्री में हुआ करते थे, इसीलिए वो अपने पिता के लिए बहुत परेशान रहता है, लेकिन अब उसके पिता अपने बेटे पर ही ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। इसीलिए वासा अपने घर पे चला आता है और जब वो अपना कंप्यूटर यूज कर रहा होता है तभी उसके कंप्यूटर पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कोई उससे बात करना चाहता है और वो लोग वासा की मदद कर सकते हैं। फिर वो वासा को बुलाते हैं एक कैफे में और जैसे ही वो कैफे में पहुंचता है उसके सामने आन्या नाम की एक लड़की आती है जो एक वकील है और वो वासा को कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है और तुम अपने पिता को भी जेल से छुड़वाना चाहते हो और अगर मैं चाहूँ तब इन सारे कामों में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जब उसके पिता गिरफ्तार हुए थे तब उन पे बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे और उसके बाद से इसके पूरे परिवार को बहुत ही ज्यादा ताना सुनने को मिला और दिन प्रतिदिन वासा की परेशानियां बढ़ने लगी और थोड़े समय के बाद उसके भाइयों को भी मार दिया गया, इसीलिए वासा इतना परेशान रहता है। तभी दूसरी तरफ हम सिल्विया को देखते हैं जो अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान है। फिर वो मैक्स को कांटेक्ट करती है और उसका हालचाल पूछने लगती है, लेकिन ये दोनों ज्यादा देर तक बातें नहीं करते। तभी हम आन्या को देखते हैं जो वासा को लेकर के जाती है अपने अड्डे पे जहाँ पर 3 लोग और होते हैं जो उसे प्लानिंग समझाने लगते हैं और अब वासा भी इनके साथ काम करने के लिए मान चुका है। तभी हम फिनलैंड के राष्ट्रपति को देखते हैं और आज वो इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और दूसरी तरफ वासा के साथ वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि वो लोग राष्ट्रपति को किडनैप करेंगे, वो भी इंडिपेंडेंस डे के दिन पे। इसीलिए वो सारे लोग निकल पड़ते हैं हेलसिंकी की तरफ। तभी हमारे सामने हेलसिंकी का दृश्य आता है और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस को जहाँ पर राष्ट्रपति बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं और कई विदेशी शख्सियत भी यहाँ पे आए हुए हैं और उन्हीं में है फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है मोरेल। तभी यहाँ पर मोरेल के पास हम सिल्विया को देखते हैं और सिल्विया उनकी पर्सनल बॉडीगार्ड है, इसलिए वो मोरेल को लेकर के जाती है उनके कमरे में। तभी हम आन्या को देखते हैं जिसने पूरे के पूरे पैलेस पे नजर रखा हुआ है और वो वासा की टीम को बताती रहती है कि उन्हें कब आगे आना है और वो ये भी बताती है कि अंदर इनके लोग पहले से ही फैल चुके हैं। अंदर राइसा नाम की एक लड़की है जो वेटर के कपड़ों में है और उसके साथ साथ वासा की पूरी टीम बाहर है और इन लोगों ने पुलिस वालों के कपड़े पहन रखे हैं। तब आन्या उन्हें कहती है कि तुम्हारे पास 17 मिनट का और वक्त है, उसके बाद तुम्हें हमला करना पड़ेगा। तभी हमारे सामने पैलेस के अंदर का दृश्य आता है और हम सारे लोगों को डांस करता हुआ देखते हैं। सिल्विया यहाँ पे मोरेल के साथ डांस कर रही है और अब यहाँ पे आन्या को मौका मिल जाता है, इसीलिए वो सबसे पहले सारे के सारे सीसीटीवी कैमराज को बंद करती है। फिर वो यहाँ का पावर काट देती है और राइजा के लिए संदेश होता है, इसीलिए राइजा आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है राष्ट्रपति के पास। फिर वो अपना बंदूक बाहर निकालती है और उसे तान देती है राष्ट्रपति पे और इससे सिग्नल मिल जाता है वासा के साथियों को, इसीलिए वो लोग यहाँ की दीवार तोड़ते हैं और अंदर चले आते हैं और गोलियां चला करके सबको नीचे जमीन पे बैठने के लिए कहते हैं। और वासा की पूरी टीम ने यहाँ पे गैस मास्क पहन रखा है ताकि उनकी शक्ल को
कोई भी ना देख सके। लेकिन अब यह खबर धीरे धीरे फैलने लगती है और मैक्स को भी इस बारे में पता लग जाता है और मैक्स समझ जाता है कि पैलेस के अंदर ही कुछ चल रहा है, इसलिए वो भी अब आने के लिए तैयार है। तभी हम वासा को देखते हैं जो सारे लोगों को आगाह कर रहा होता है और कहता है कि हम तब तक किसी को कुछ नहीं करेंगे जब तक वो हमारे काम में बाधा नहीं बनता, और अगर तुम लोगों ने हमारी प्लानिंग जरा सी भी कमजोर करने की कोशिश की तो हम सबसे पहली गोली तुम्हें मारेंगे, इसलिए जो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए। फिर ये आन्या की मदद से यहाँ के सारे सिक्योरिटी को डिसेबल कर देते हैं और अब पूरे बिल्डिंग का कंट्रोल इनके पास है। लेकिन अब बाहर पुलिस वाले बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ रेस्क्यू टीम भी। तभी हम मैक्स को देखते हैं जो पैलेस की तरफ आ रहा होता है। फिर उसे इंटेलिजेंस टीम से कॉल आता है और वो लोग उसे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैक्स यहाँ पे नेगोशिएट करे और वो अंदर के आतंकवादियों से बात करे। इसीलिए अब मैक्स पहुंच जाता है वैन के पास, जो वैन पैलेस के बाहर ही है। फिर वो पूरी टीम से मिलता है और वो लोग उसे बताते हैं कि अब तक आतंकवादियों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की है और हमें ये भी पता नहीं है कि अंदर कितने सारे हॉस्टेजेस हैं, इसीलिए हम इन सारी चीजों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम मरी को देखते हैं और अब मरी को भी ये संदेश मिलता है कि राष्ट्रपति को बंधक बना लिया गया है। तभी हम वासा को देखते हैं और उसे पता लग जाता है मोराल के बारे में और वो समझ जाता है कि ये भी आम इंसान नहीं है, इसलिए वो कहता है कि हम बाकी हॉस्टेजेस को बाहर निकाल देंगे क्योंकि वासा भी नहीं चाहता कि किसी को भी चोट पहुंचे। तब यहाँ पे मोराल अपना दिमाग लगाता है और वो कहता है कि सिल्विया उसकी बॉडीगार्ड नहीं है, वो भी बाहर के लोगों के साथ आई थी, इसलिए वो चाहता है कि ये लोग उसे भी छोड़ दें। तभी वासा कांटेक्ट करता है यहाँ पे मैक्स से और मैक्स उससे पूछने लगता है कि उनकी शर्तें क्या है और मैक्स कहता है कि वो सारे के सारे हॉस्टेजेस को छोड़ दे। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक एक करके सारे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने राष्ट्रपति और मोरेल दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया है। और वासा यहाँ पे मैक्स को कहता है कि सारे लोग सुरक्षित हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर मैक्स यहाँ पे उसकी डिमांड पूछता है तो वासा सबसे पहले आन्या से बात करता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो मैक्स को कहता है कि मेरी शर्तों की लिस्ट बड़ी है। फिर वो अपनी पहली शर्त रखता है कि अब इन लोगों को उसके पिता को रिहा करना पड़ेगा और दूसरी शर्त ये है कि उसे एक चॉपर प्लेन चाहिए और तीसरी शर्त ये है कि ये लोग क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट को ला करके अपने पास रखें, तब ये लोग बताएंगे कि इन्हें क्या करना है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद मैक्स कहता है कि पहले मुझे राष्ट्रपति की सलामती के बारे में जानना है और उसके साथ साथ मोरेल की भी, तभी हम इन चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे। फिर वासा यहाँ पे बात करवाता है राष्ट्रपति से और जैसे ही मैक्स को तसल्ली होती है वो कहता है कि मुझे 150 मिलियन यूरो चाहिए, वो भी बिटकॉइन में और थोड़े ही वक्त में। तब मैक्स भी इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन इन लोगों ने बिल्डिंग के सामने हर तरह पे स्नाइपर्स को लगा रखा है ताकि अगर कोई भी उथल पुथल हो तो ये लोग उन लोगों को मार दे। तभी हम अंदर के बंधकों को देखते हैं, अभी भी अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जिन्हें अब जंपर सूट पहनाया जा रहा है ताकि उन्हें एक एक करके बाहर निकाला जा सके। तभी यहाँ पे वासा जाता है राष्ट्रपति के पास और उसके फैसलों के बारे में बात करने लगता है कि उसने आर्मी को ऐसे फैसले क्यों दिए जिनमें इतने सारे लोगों की जान गई। तब राष्ट्रपति यहाँ पे अपना पक्ष रखने लगता है और कहता है कि सारे फैसले मैं ही नहीं लेता, जब इतना बड़ा फैसला होता है तब इसमें पूरा का पूरा यूरोप शामिल होता है। तब वासा कहता है कि जब आपके यहाँ पे 17 लोगों की मौत हुई थी जो जूरी में थे, उनमें एक औरत मेरी माँ भी थी और उसके बारे में किसी को याद तक नहीं है, इसीलिए वासा इतने गुस्से में है। तभी हम वासा के पिता को देखते हैं जिसे ये लोग लेकर के आ रहे हैं राष्ट्रपति भवन और अब सारे के सारे बिटकॉइंस भी ट्रांसफर हो चुके हैं उनके बताए हुए अकाउंट में और अब यहाँ पे चॉपर भी आ चुका है और वासा की सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। इसीलिए मैक्स कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, एक एक करके सारे के सारे हॉस्टेजेस को रिहा करना शुरू कर दो। तब मैक्स कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले मेरे पिता की तलाशी लो कि कहीं उनके शरीर में कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं लगा या फिर कोई माइक। तब वो लोग इस बात की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं लगा उसके फादर के शरीर में, लेकिन अब सारे हॉस्टेजेस को ऐसे ही कपड़े पहना दिए गए हैं जैसा कि वासा की टीम ने पहना है, इसीलिए उन सबको अब हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है और वासा के पास उसके पिता आते हैं। तब अपने पिता को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसके पिता खुश नहीं है, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तभी आन्या इन्हें कांटेक्ट करती है और कहती है कि अब तुम लोगों के लिए एक नया ऑर्डर है, तुम लोगों को राष्ट्रपति को मार गिराना है। फिर इस बात को सुनने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पुलिस वाले भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो बेसमेंट में घुस चुके हैं, लेकिन यहाँ की सारी जिम्मेवारी रायजा की है, इसीलिए उसने अपने भी लोगों को अंदर फैला रखा है। फिर अंदर गोलियां चलने लगती हैं। तभी हेडक्वार्टर वाले मैक्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि मैक्स भी अंदर जा चुका है। फिर वो अपनी डेल्टा टीम को ज्वाइन करता है और ये लोग धीरे धीरे पूरे के पूरे पैलेस में फैल जाते हैं। तब इन्हें अंदर ना ही वैसा नजर आता है और ना ही उसका कोई भी साथी। फिर ये बाहर निकलते हैं, तब इन्हें पता लगता है कि वासा यहाँ से जा चुका है और मैक्स एक गाड़ी को देखता है और वो समझ जाता है कि वासा इसी में है और उसने टनल का इस्तेमाल किया है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, इसीलिए वो अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद ये
गाड़ी चली जाती है पार्किंग लॉट में और वहाँ जाने के बाद ये लोग गाड़ियों को बदलते हैं। लेकिन मैक्स इन सारी चीजों को देख रहा होता है, इसीलिए वो फिर से गाड़ी का पीछा करने लगता है और थोड़ी देर के बाद उन्हें पता लग जाता है कि मैक्स उनका पीछा कर रहा है। इसीलिए मैक्स के सामने वाली गाड़ी तेज हो जाती है और एक वक्त के बाद इस कार का एक्सीडेंट होता है और कार ऐसे ही जमीन पे पड़ी होती है। तभी मैक्स जाता है कार के पास और वो देखता है कि इस कार में कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ड्राइवर है जो इस कार को चला रहा था। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस ड्राइवर को शूट कर देता है। तभी हम वासा को देखते हैं जो यहाँ से निकल रहा है और दूसरी तरफ उसके टीम के लोग अभी भी हॉस्टेजेस को प्लेन में चढ़ा रहे हैं और उन लोगों ने लगभग लोगों को अब प्लेन में चढ़ा दिया है। तभी सिल्विया एक आदमी पे हमला कर देती है और वो उसे पीटने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि आतंकवादी है। फिर वो सारे के सारे हॉस्टेजेस को प्लेन में चढ़ाते हैं और उसे मार देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें यहाँ पे राष्ट्रपति की लाश मिलती है, जिसे देखने के बाद वो चौंक जाते हैं। तभी आन्या कांटेक्ट करती है वासा से और कहती है कि टारगेट को खत्म कर दिया गया है, इसीलिए वासा पहुंच सकता है अपने चॉपर तक और वहां से वो लोग गायब हो जाएंगे इस देश से बाहर। इसीलिए वो लोग अब कांटेक्ट करते हैं उस पायलट को और चॉपर को फिर से लैंड करने के लिए कहते हैं। लेकिन अब हेडक्वार्टर वाले इस चीज को देख लेते हैं। फिर चॉपर जैसे ही लैंड होता है वहाँ पर वासा पहुंच जाता है अपने पिता के साथ और वो चला जाता है प्लेन के अंदर। तभी अंदर का एक पायलट इन पे हमला कर देता है और वो सबसे लड़ने लगता है और इसी बीच वो गोली चलाता है और गोली जाकर के लग जाती है वासा के पिता को। इसीलिए अब सारे लोग आग बबूला हो जाते हैं और वो उसे मार गिराते हैं और एक बार फिर से प्लेन लेकर के उड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हेडक्वार्टर को पता लगता है कि अब प्लेन बेलारूस जा चुका है और वो फिनलैंड की सीमा को पार कर चुके हैं, इसीलिए अब ये लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब इस बात को सुनने के बाद मैक्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो कैसे उन तक पहुंचेगा। इसीलिए वो कॉल करता है मरी को। तब मरी कहती है कि हमने उस प्लेन को ट्रेस किया था और हमें पता लगा कि वो प्लेन एक पुरानी फैक्ट्री के पास उतरा हुआ है जहाँ पर बेलारूस की भी पुलिस वाले एक्टिव नहीं है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वहाँ पर भेज सकते हैं। तब मैक्स भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं वासा जो यहाँ के मिलिट्री वालों को पैसे खिलाता है ताकि उसे हथियार और गाड़ी मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि अब हर जगह यह खबर फैल चुकी है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति को मार दिया गया है और पूरा का पूरा फिनलैंड तबाही में है। तभी मैक्स पहुंच जाता है बेलारूस के बॉर्डर पे और वहाँ पर उसे दो लोग नजर आते हैं, जॉन्सी और सिनक्लेयर, और वो दोनों बेलारूस की सेना में हैं। इसलिए वो मैक्स की मदद करने के लिए तैयार हैं। फिर वो मैक्स को लेकर के उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम वासा को देखते हैं जिसकी अब अगली प्लानिंग है एक और क्रिमिनल से मिलना जिसका नाम है टीडो। इसलिए वो जाता है टीडो के अड्डे पे, लेकिन जब वो दरवाजे पे होता है तभी टीडो के स्नाइपर्स उन पे गोलियां चलाने लगते हैं और वो सबको मार देते हैं और सिर्फ 3 लोगों को जिंदा छोड़ते हैं, वासा, सिल्विया और इनके साथ मोरेल भी है। फिर वो सबको बंधक बना लेते हैं। तभी हम मरी को देखते हैं और मरी को पता लग जाता है कि वहाँ पे गोलियां चली हैं और बहुत सारे लोग भी मरे हैं, इसीलिए वह सारी की सारी बातें बताती है मैक्स को। तभी हम टीडो को देखते हैं जो अब सबकी जानकारियां निकलवा रहा है और टीडो को पता है कि सिल्विया ने पूरे के पूरे यूरोप में काम किया है, लेकिन टीडो के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा काम का आदमी है मोरेल। इसीलिए वो मोरेल को कहता है कि अब तुम पूरी दुनिया के सामने भाषण दोगे, वो भी यहाँ रशियंस के कपड़े पहन करके, उनकी सेना के। फिर वो टीडो के कपड़े बदलते हैं और उसे भाषण देने के लिए तैयार करते हैं। तभी हम मैक्स को देखते हैं जो देखता है कि कुछ लोग वासा को लेकर के जा रहे हैं कमरे में, वो भी बंधक बना करके। फिर वो उनका पीछा करने लगता है और अंदर जाने के बाद उन पे गोलियां चलाने लगता है। तभी एक आदमी यहाँ पे मैक्स को पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी वासा उस पे हमला करके मैक्स की जान बचा लेता है। तभी हम टीडो को देखते हैं जिसे पता लगता है कि उसके बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सिल्विया है, इसीलिए वो गुस्से से आग बबूला होने लगता है। फिर वो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और सिल्विया को मारने की कोशिश करता है। तभी सिल्विया उसकी बंदूक छीन लेती है और वो एक एक करके उसके ही गार्ड्स को मारने लगती है। तभी वासा इनकी एक गाड़ी लेता है और यहाँ से भागने लगता है बॉर्डर की तरफ और अब मैक्स भी आ जाता है छत पे, लेकिन अब सिल्विया के पास मोरेल भी है जिसे वो लेकर के यहाँ से भाग रही है। तब तक टीडो अपने सारे के सारे लोगों को अलर्ट कर देता है और कहता है कि सिल्विया और मोरेल को ढूंढो। लेकिन अब सिल्विया ने भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को कॉल कर दिया है कि वो लोग यहाँ पे एयर स्ट्राइक करें और उसके साथ साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजे। इसीलिए अब गवर्नमेंट यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भेजती है ताकि वो सिल्विया और बाकी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन ये लोग हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुँच पाते। तब मैक्स इन्हें कवर करता है और पहुंचा देता है हेलीकॉप्टर तक। फिर ये दोनों चले जाते हैं उसके अंदर और मैक्स ऐसे ही लोगों पे गोलियां चला रहा होता है और ये हेलीकॉप्टर भी यहाँ से निकल जाता है। तब सारे लोग मैक्स को मारने ही वाले होते हैं। तभी जॉन्सी और सिनक्लेयर वो दोनों उसे कवर करने लगते हैं और मैक्स भाग करके चला जाता है उनके पास और सारी चीजें शांत हो जाती हैं। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं टीडो को जो आन्या के साथ डिनर कर रहा है। फिर वो आन्या को कहता है कि वासा ने हमें धोखा दिया था और उसी ने शायद हमारी खबरों को लीक किया था, इसीलिए हमें वासा को ढूंढना है और उसे मार देना है। तब इस बात को सुनने के बाद आन्या खड़ी हो जाती है और वो टीडो के गले में चाकू मार देती है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और उसे मारने के बाद वो पहुंचती है मोरेल के पास और जैसे ही वो मोरेल के पास जाती है वो बड़े ही चालाकी से उसकी भी हत्या कर देती है और यहाँ से निकल पड़ती है और पहुंचती है कैनेरी आइलैंड। तब वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है वासा से। फिर वो वासा को एक नया पासपोर्ट देती है और नया नाम और कहती है कि तुम अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत कर सकते हो।
तभी हम मरी को देखते हैं जो मिलती है मैक्स से और वो उसे पूरी बात बताती है कि राष्ट्रपति अगर मरा तो उसमें सिर्फ वासा का हाथ नहीं था, ये सारे लोग एक साथ मिले हुए थे। आन्या, मरी और वासा ये सब एक दूसरे को जानते हैं और जितनी भी चीजें हुई हैं सारी की सारी प्लानिंग की तहत हुई है ताकि फिनलैंड का भविष्य सुरक्षित रहे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।